आज इस क्लास में हम आर्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आउट आप इस ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के फैक्ट से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का जो मल्टीपल अप्रोच होता है, जो मल्टीपल एंगल होता है, आप उससे सीख पाएंगे। यदि आपको ये एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती तो धीरे धीरे आपको ये एनसीईआरटी की बुक समझ में आने लगेगी। एनसीईआरटी के किस चैप्टर पे, किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, यानी आप इस बुक के थ्रू आउट अपने टाइम को कैसे स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करें, ये अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। ये ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक आपके पास होनी चाहिए। आर्यों के बारे में 2 क्लास हो चुकी है, ये तीसरी क्लास होगी आर्यों से रिलेटेड। युद्ध रथ, आर्यों की एक विशेषता क्या थी? युद्ध रथ। आर्य कौन थे? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? इन सब के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है। तो आज हम आर्यों की संस्कृत के तहत आज हम इनके युद्ध रथ के बारे में जानेंगे। आर्य किस प्रकार से युद्ध रथ का प्रयोग करते थे। हमें किस स्रोत से ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो आर्य लोग थे वो युद्ध रथ का प्रयोग करते थे? यदि आपने रामायण देखी होगी, महाभारत आपने देखा होगा, तो आपने वहाँ पे भी युद्ध रथ के प्रयोग को आपने देखा होगा। रामायण महाभारत में बड़े पैमाने पर युद्ध रथ का प्रयोग किया गया है। तो ये जो आर्य युद्ध रथ का प्रयोग करते थे, इसके बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? क्या क्या सोर्स हैं? वैदिक, अवेस्तन, होमर ग्रंथों से प्राप्त उल्लेखों से अश्वरथों के व्यापक उपयोग का पता चलता है। ये पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं। वैदिक, अवेस्तन और होमर के बारे में हमने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आपको बता दिया है। युद्ध रथ के बारे में किससे पता चलता है हमें? वैदिक, अवेस्तन, होमर के ग्रंथों से। होमर के ग्रंथ का नाम इलियड था, इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया। होमर यूरोप के थे और इन्हें यूनानी के नाम से भी जाना जाता है, होमर को। वैदिक, अवेस्तन, होमर ग्रंथों से अश्वरथों के व्यापक उपयोग का पता चलता है। हमें अश्वरथों के व्यापक उपयोग का किससे पता चलता है? किस ग्रंथ से पता चलता है? ये यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का एंगल हुआ। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि हमें किस स्रोत से हमें अश्वरथों के व्यापक उपयोग का पता चलता है? वैदिक स्रोत यानी ऋग्वेद, जो वैदिक स्रोत हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ से हमें, और अवेस्तन ग्रंथ से हमें। अवेस्तन ग्रंथ ईरानी ग्रंथ है, ईरान क्षेत्र का ग्रंथ है। होमर के ग्रंथों से। होमर कहाँ के कवि थे? यूरोप के कवि थे। इन्हें यूनानी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो ग्रीक ग्रंथ में जो इलियड ग्रंथ था वो होमर के द्वारा रचित था। तो वैदिक ग्रंथों से, ईरान के अवेस्तन के ग्रंथों से, होमर ग्रंथों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, अश्वरथों के व्यापक उपयोग का पता चलता है हमें। एक पॉइंट ये हो गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में वाजपेय बलिदान में रथ दौड़ का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथों के वाजपेय बलिदान में रथ दौड़ का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों के वाजपेय बलिदान में रथ दौड़ का उल्लेख मिलता है, जो एक ग्रीक परंपरा थी। ग्रीक को हम यूनानी के नाम से भी जानते हैं। ये किस क्षेत्र की परंपरा थी? यूरोप की परंपरा थी। कहाँ की थी? यूरोप की। जिसका व्यापक वर्णन होमर ने किया है। ये पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये पॉइंट आप एनसीईआरटी में हाईलाइट कर सकते हैं। जिसका व्यापक वर्णन होमर ने किया है। माना जाता है कि पहिएदार रथ, ये पॉइंट आपको नहीं हाईलाइट करना है, इसके बाद आपको हाईलाइट करना है ईसा पूर्व 3000 के बाद रथ के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत दक्षिण रूस की खुदाई से प्राप्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ईसा पूर्व 3000 के बाद रथ के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत, ईसा पूर्व 3000 के बाद रथ के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत दक्षिण रूस की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या हाईलाइट करना है? अब देखिए, ये सोर्स भी, ये जो आपको ये फैक्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है कि ईसा पूर्व 3000 के बाद रथ के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत दक्षिण रूस की खुदाई से प्राप्त हुए। तो यहाँ पे इस युद्ध रथ में, जो इस एनसीईआरटी की बुक में जो हेडिंग युद्ध रथ दिया गया है, उसके बारे में आपको ये सीखने को मिल रहा है कि कौन कौन से वो
सोर्स हैं जहाँ से आपको युद्ध रथ के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये एक एंगल क्वेश्चंस बनने का यूपीएससी एग्जाम में क्या हो गया कि वो कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हमें युद्ध रथ के बारे में पता चलता है, वो कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हमें युद्ध रथ के बारे में प्राप्त पता चलता है। यानी युद्ध रथ के प्रयोग का एविडेंस, युद्ध रथ के प्रयोग का एविडेंस, सबूत हमें कहाँ कहाँ पे प्राप्त होता है, वो क्षेत्र कौन से हैं, वो क्षेत्र, वो रीजन कौन से हैं जहाँ से हमें युद्ध रथ के एविडेंस प्राप्त होते हैं, युद्ध रथ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। तो एक एंगल हो गया यहाँ पे क्वेश्चन बनने का। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, घुड़सवार सहित रथों के अस्तित्व के संकेत ईसा पूर्व 1400 के आसपास और बाद के मितानी शासकों के शासन काल में मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें घोड़ों का एविडेंस कहाँ पे प्राप्त होता है, घोड़ों सहित रथों के अस्तित्व के संकेत कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब और कौन सा एक सोर्स है, घुड़सवार सहित रथों के अस्तित्व के संकेत ईसा पूर्व 1400 के आसपास और बाद के मितानी शासकों के शासन काल में मिलते हैं, बाद के मितानी शासकों के शासन काल में मिलते हैं। एक सोर्स ये हो गया। इनमें प्रमुख है, इनमें चलने वाले रथ, इनमें प्रमुख है, इनमें चलने वाले रथ, एक दूसरे का आमना सामना करने वाले रथ और बड़े घोड़ों वाले रथ थे। इनमें प्रमुख है, इनमें चलने वाले रथ, एक दूसरे का आमना सामना करने वाले रथ और बड़े घोड़ों वाले रथ। तो आप ये पॉइंट्स इसमें लिखा है कि एक दूसरे का आमना सामना करने वाले रथ। तो आप इस चीज़ को रामायण और महाभारत के थ्रू आप देख सकते हैं। अगर आपने रामायण महाभारत आपने देखा होगा तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि कैसे युद्ध रथ आमने सामने में युद्ध का प्रयोग होता है। युद्ध रथ का प्रयोग कैसे आमने सामने के युद्ध में प्रयोग होता है। महाभारत में आप बड़े पैमाने पर युद्ध रथ के प्रयोग को आप देख सकते हैं आमने सामने कैसे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इनमें चलने वाले रथ, एक दूसरे का आमना सामना करने वाले रथ और बड़े घोड़ों वाले रथ हमें देखने को मिलते हैं। हम इंडो ईरानियन घुड़सवार के बारे में भी सुनते हैं, हम इंडो ईरानियन घुड़सवार के बारे में भी सुनते हैं, इसको भी आप हाईलाइट करें। हम इंडो ईरानियन घुड़सवार के बारे में भी सुनते हैं। दशरथ नाम के मितानी राजा का उल्लेख है। दशरथ नाम के मितानी राजा का भी उल्लेख है, जिसका अर्थ है 10 रथ वाला व्यक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दशरथ नाम के मितानी राजा का भी उल्लेख है, जिसका अर्थ है 10 रथ रखने वाले व्यक्ति। लकड़ी के, अब देखिए यहाँ तक अभी जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं उन सभी पॉइंट से आपको ये सीखने को मिल रहा है कि युद्ध रथ के बारे में जानकारी की स्रोत क्या क्या है, कहाँ किस किस क्षेत्र से, किस किस रीजन से, किस किस क्षेत्र से, किन किन स्रोतों से हमें युद्ध रथ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमने आपको पहले बता दिया कि ये क्वेश्चन बनने का एक इम्पॉर्टेंट एंगल है। इस यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें घोड़े के एविडेंस, घोड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या कौन से स्रोत हैं जिससे हमें घोड़ों के बारे में पता चलता है, जहाँ से हमें घोड़ों के एविडेंस, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये पॉइंट जितना हमने अभी कहा इसको आपको हाईलाइट करना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लकड़ी के पहिए भारत के बाहर होते थे। लकड़ी के पहिए जो होते थे, लकड़ी के पहिए भारत के बाहर होते थे, लेकिन ईसा पूर्व 2000 तक उनकी बनावट सामान्यतः कठोर या सॉलिड होती थी। इनकी जो बनावट थी वो कैसा था, ठोस होता था और कठोर होता था। इनकी जो बनावट होती थी वो क्या होती, ठोस और कठोर होती थी, यानी ठोस होते थे। ये क्या होते थे, ठोस होते थे, यानी खोखला नहीं होता था। ये क्या होते थे, ठोस होते थे। इनकी बनावट ठोस होती थी और कठोर होती थी, मजबूत होती थी। ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लकड़ी के पहिए भारत के बाहर होते थे, लेकिन ईसा पूर्व 2000 तक उनकी बनावट समान था। लकड़ी के पहिए भारत के, जो लकड़ी के रथ में लकड़ी के पहियों का प्रयोग किया गया था, तो आप देख सकते हैं कठोर या सॉलिड। अगर आपने रामायण या महाभारत आपने देखा होगा तो इसमें आपने जो रथ देखा होगा सॉलिड होते थे, कठोर होते हैं। आज के समय में जैसे बाइक आप यूटिलाइज कर रहे हैं, जो बाइक आप यूटिलाइज करते हैं, साइकिल यूटिलाइज करते हैं, उसमें आप देखेंगे तो जो चक्का होता है वो खोखला होता है, उसमें तीलियाँ लगी होती हैं, तो सॉलिड नहीं होता।
सॉलिड नहीं होता। लेकिन रथ, अगर आपने रामायण और महाभारत के भीतर आपने रथ का प्रयोग देखा होगा तो आज भी कहीं कहीं आपको रथ देखने को मिल जाता है। तो वो ठोस वाले पहिए होते हैं, ठोस वाले पहिए होते हैं, उसमें खोखला नहीं होता। ठोस पहिए वाले रथ होते हैं जो मजबूत होते हैं। लकड़ी के पहिए भारत के बाहर होते थे, लेकिन ईसा पूर्व 2000 तक उनकी बनावट सामान्यतः कठोर या सॉलिड होती थी। इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। इन रथों के जो पहिए होते थे ये भारत के बाहर होते थे। यानी लकड़ी के पहिए भारत के बाहर होते थे। लकड़ी के जो पहिए होते थे वो भारत के बाहर होते थे, यानी भारत में नहीं। जो लकड़ी के पहिए थे वो कहाँ के थे? भारत के बाहर के थे। और इनकी क्या विशेषता थी? ये ठोस होते थे। ठोस होते थे। कैसे ठोस होते थे? अब पूरा उसमें आपको खोखलापन नहीं दिखेगा। जैसे आप बाइक यूटिलाइज कर रहे हैं, मोटरसाइकिल आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो पहिया होता है उसमें खोखला होता है। वो आप इस पार से उस पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। उसको एक आप उसमें एक तीली के थ्रू उसको ऐड किया जाता है, लेकिन आप उसमें आप ट्रांसपेरेंट देखते हैं, आग पार आप देख सकते हैं, इधर से आप देखेंगे उधर दिखाई देगा। बट ये जो जिस पहिए की बात हो रही है ठोस होते थे, आप इस पार से उस पार नहीं देख सकते। और अगर आपने रामायण या महाभारत आपने देखा होगा तो उसमें आपने जो रथ आपने देखा होगा, उस रथ के अंदर आप देखेंगे जो पहिया होता है वो ठोस पहिए वाले होते थे, कठोर होते थे। हड़प्पा के संदर्भ मिट्टी के पहियों का उल्लेख मिलता है। यद्यप ईसा पूर्व हड़प्पा के संदर्भ मिट्टी के पहियों का उल्लेख मिलता है। यदि हम हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा के संदर्भ मिट्टी के पहियों का उल्लेख मिलता है। यद्यप ईसा पूर्व 2500 से पहले तक उनका अस्तित्व नहीं दिखता। हड़प्पा के संदर्भ में हमें मिट्टी के पहियों का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा के संबंध में मिट्टी के पहियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यद्यप ईसा पूर्व 2500 से पहले तक उनका अस्तित्व नहीं दिखता। यदि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हम वहाँ पर मिट्टी के पहिए देखते हैं, लेकिन ईसा पूर्व 2500 से पहले तो उनका अस्तित्व नहीं दिखता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये एक बार मैं इस फैक्ट को पढ़ता हूँ। लकड़ी के पहिए भारत के बाहर होते थे। अब एक क्वेश्चन ये हो गया, इंपॉर्टेंट एंगल हो गया यूपीएससी एग्जाम में बनने का। लकड़ी के पहिए, अगर क्वेश्चन स्टैंड में लिख के आता है लकड़ी के पहिए, रथ के जो लकड़ी के पहिए होते थे उसका एविडेंस साक्ष्य भारत में पाया जाता है, यानी भारत में थे वो लकड़ी के पहिए। युद्ध के रथ में जो लकड़ी के पहिए यूज किया था वो भारत में थे। वो कहाँ पे थे? भारत में थे। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है? गलत, क्योंकि आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि लकड़ी के पहिए भारत के बाहर होते थे और उनकी जो बनावट होती थी कठोर होती थी, सॉलिड ठोस होती थी। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा के संदर्भ मिट्टी के पहियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ईसा पूर्व 2500 से पहले तक उनका अस्तित्व नहीं दिखता है। हड़प्पा में जो दिखता है पहियों का अस्तित्व वो 2500 में दिखता है, हड़प्पा के टाइम पे दिखता है। लेकिन हड़प्पा से पहले, हड़प्पा में जो पहिए देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में, वो हड़प्पा सभ्यता के टाइम में देखने को मिलता है, उससे पहले देखने को नहीं मिलता। लेकिन वो किसके पहिए थे? मिट्टी के पहिए थे। यानी यहाँ पे भी हमें लकड़ी के पहिए देखने को नहीं मिलते। हड़प्पा सभ्यता में जो पहिए का उल्लेख किया गया वो किसका बना है? मिट्टी का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट एंगल है। जो लकड़ी के पहिए आपको देखने को मिल रहे हैं वो भारत से बाहर देखने को मिल रहे हैं, भारत में नहीं। हड़प्पा सभ्यता में पहियों का उल्लेख कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के पहियों का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है मिट्टी के पहिए देखने को मिलते हैं, वो भी लकड़ी के नहीं। हड़प्पा सभ्यता में जो पहिए आपको देखने को मिल रहा है किसका बना हुआ? मिट्टी का बना हुआ, लकड़ी का नहीं बना हुआ। यानी और ये जो मिट्टी का पहिया है ये भी हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे देखने को मिलता है, ना कि हड़प्पा सभ्यता से पहले। ठीक है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल, स्पोक वाला पहिया। स्पोक वाला पहिया क्या होता है? ये कठोर या ठोस होता है। जो स्पोक वाला पहिया होता है क्या होता है? कठोर या ठोस होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब पूरा का पूरा वो, जैसे अब आप महाभारत का उल्लेख में करो, महाभारत में जो युद्ध के लिए युद्ध रथ का प्रयोग किया गया वहाँ पे आप पहिए देख सकते हैं। वो पहिए ठोस सॉलिड आकार के दिखते हैं, उस तरीके के पहिए होते थे। इसको हम स्पोक वाले पहिए बोलते हैं। महाभारत में जो पहियों का प्रयोग किया गया, यूटिलाइज किया गया है युद्ध रथ के लिए, उसमें आप जो पहिए देखेंगे वो ठोस पहिए होते हैं, कठोर होते हैं। उसी को हम स्पोक वाला पहिया बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पोक वाला पहिया बोलते हैं। तो हमें स्पोक वाला पहिया हमें देखने को, स्पोक वाला पहिया, ठोस वाला पहिया क्या होता है? जो कठोर होता है, ठोस होता है। और हम महाभारत में जो युद्ध में जो युद्ध रथ का प्रयोग किया उसमें जो पहिए रथ में आपको देखने को मिलते हैं वही स्पोक वाला पहिया होता है। आप देखें वो ठोस होता है। वो क्या होता है? ठोस होता है, मजबूत भी होता है। स्पोक वाला पहिया का एविडेंस, अब हम बात सीखेंगे कि स्पोक वाले पहिए के एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्पोक वाला पहिया ईरान क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, ईरान के हिसार में और उत्तरी काकेसिया में। स्पोक वाले पहिए ईरान के हिसार में और उत्तरी काकेसिया में ईसा पूर्व 2300 के आसपास स्पोक वाले पहिए दिखाई देते हैं।
ईरान के हिसार में और उत्तरी काकेसिया में ईसा पूर्व 2300 के आसपास स्पोक वाले पहिए दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 1800 के आसपास हिसार की एक बेलनाकार मोहर पर 6 स्पोक वाले पहिए के रथ का चित्र अंकित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसको हाईलाइट करिए। अब यहाँ से हमें ये सीखने को मिल रहा है, हमने ये सीखा कि स्पोक वाला पहिया क्या होता है। अब हम ये सीख रहे हैं कि वो कौन से स्रोत हैं, कौन से पॉइंट है जहाँ से हमें स्पोक वाले पहियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी स्पोक वाले पहिए के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उस जानकारी का स्रोत क्या है। स्पोक वाले पहिए के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। ईसा पूर्व 1800 के आसपास के हिंसार कहाँ पे, हरियाणा राज्य में स्थित है। हिंसार किस जिले में है, हरियाणा राज्य में स्थित है। ईसा पूर्व 1800 के आसपास के आसपास के हिंसार कहाँ पे, हरियाणा में है। हिंसार के एक बेलनाकार मोहर पर 6 स्पोक वाले पहिए के रथ का चित्र अंकित है। ईसा पूर्व 1800 के आसपास के हिंसार की एक बेलनाकार मोहर पर 6 स्पोक वाले पहियों के रथ का चित्र अंकित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसको हाईलाइट करें। इसके बाद इसमें क्या हाईलाइट करना है, ईसा पूर्व 1500 तक पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया में कई जगहों पर स्पोक वाले पहिए अस्तित्व में थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ईसा पूर्व 1500 तक पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में कई जगहों पर स्पोक वाले पहिए अस्तित्व में। स्पोक वाले पहिया क्या होता है, कठोर होता है। स्पोक वाला पहिया क्या होता है, कठोर होता है। ये क्या होता है, ठोस होता है। ईसा पूर्व 1500 तक पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में कई जगहों पर स्पोक वाले पहिए अस्तित्व में थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आप हाईलाइट करें। ईसा पूर्व 1500 तक पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में कई जगहों पर स्पोक वाले पहिए अस्तित्व में थे। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्पोक वाला पहिया ना तो हड़प्पा में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेट इज ए बुलेट पॉइंट। स्पोक वाला पहिया ना तो हड़प्पा में मिलता है ना मोहनजोदड़ो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो स्पोक वाला पहिया है ना तो हड़प्पा में मिलता है ना मोहनजोदड़ो में, जबकि वहाँ खिलौने वाली सारी गाड़ियाँ ठोस पहिए की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें स्पोक वाले पहिए देखने को नहीं मिलते हैं। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें ठोस आकृति वाले, कठोर आकृति वाले पहिए देखने को नहीं मिलते हैं। यानी स्पोक वाले पहिए हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखने को नहीं मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अभी यूपीएससी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, ये सब ऐसे पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पॉइंट जहाँ पे कन्फ्यूजन, आप ऐसा पॉइंट पढ़ने से जहाँ से लगता है कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, आप भूल सकते हो, उस पॉइंट पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। आपको यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है कि जो स्पोक वाला पहिया है, यानी स्पोक वाला जो पहिया है, जो कठोर आकृति का है, ठोस आकृति का पहिया है, वो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखने को नहीं मिलता। अब यदि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में ये स्टेटमेंट में डाल दिया जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें स्पोक वाले पहिए के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें स्पोक वाले पहिए के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। ये क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम इस रामशरण शर्मा की बुक के थ्रू क्या सीख रहे हैं, रामशरण शर्मा की बुक के थ्रू हम ये सीख रहे हैं कि हड़प्पा जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, मोहनजोदड़ो जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यहाँ पे हमें स्पोक वाले पहिए यानी ठोस आकृति वाले पहिए नहीं देखने को मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें स्पोक वाले पहिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें स्पोक वाले पहिए यानी ठोस आकृति वाले पहिए हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें स्पोक वाला पहिया देखने को नहीं मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें स्पोक वाला पहिया देखने को नहीं मिलता, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें ठोस आकृति वाले पहिए देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंगल है क्वेश्चंस बनने का। तो आपने क्या सीखा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ठोस आकृति वाले पहिए नहीं मिलते हैं। अब अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में स्टेटमेंट में डाल दिया जाता है कि हमें हड़प्पा सभ्यता से ठोस पहिए वाले स्पोक पहिए, हड़प्पा सभ्यता से हमें स्पोक पहिए यानी ठोस आकृति के पहिए, स्पोक वाले पहिए के एविडेंस साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो यह कथन क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप
जो भी फैक्ट पढ़े आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है उसी समय आप चेक करें उसके एंगल को कि इस फैक्ट से, इस कॉन्सेप्ट से कितने एंगल से क्वेश्चन बन सकता है, ताकि आप एग्जाम हॉल में गलती ना करें। अगर एग्जाम हॉल में ज़रा सा भी उस कॉन्सेप्ट या फैक्ट को रोटेट कर दिया जा रहा है, थोड़ा सा टर्न कर दिया जा रहा है, तो आप गलती करने से वहाँ पे बच जाएं। एक पॉइंट इसमें ये भी मेंशन है, जब अगर हम खिलौने की बात करें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खिलौने हैं, खिलौने वाली सारी गाड़ियाँ ठोस पहिए की, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। हम ये देख रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खिलौने वाली गाड़ियाँ हैं, जो खिलौने वाली सारी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे में वो ठोस पहिए की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खिलौने की गाड़ियाँ थी, वो किसकी बनी हुई थी? ठोस पहिए की बनी हुई थी, यानी स्पोक वाले पहिए की बनी थी। हड़प्पा सभ्यता में जो खिलौने की गाड़ियाँ थी, खिलौने वाली, खेलने वाली जो होती है, बच्चों के खेलने के लिए होती है, जो खिलौने वाली गाड़ियाँ होती थी, वो ठोस पहिए की बनी होती थी, यानी स्पोक वाली पहिए की होती थी, स्पोक वाली पहिए की होती थी। लेकिन केवल कहाँ पे देखने को मिलता है? जो खिलौने वाली गाड़ियाँ, केवल हड़प्पा सभ्यता में हमें केवल खिलौने वाली गाड़ियों में स्पोक वाले पहिए देखने को मिलते हैं, ना कि जो हम डेली अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करते हैं, जो डेली लाइफ में आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, गाड़ियों का जो प्रयोग कर रहे हो, उस रथ में हमें ठोस पहिए वाले, स्पोक वाले पहिए वाली गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको बारीकी से देखना है। आप ये सीख रहे हो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में स्पोक वाले पहिए, ठोस आकृति वाले पहियों की प्राप्ति नहीं होती, हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। और एक तरफ आप ये भी सीख रहे हो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खिलौने वाली गाड़ियाँ हैं, वो किसकी बनी हैं? ठोस पहिए की बनी होती थी, वो स्पोक वाली पहिए की बनी होती थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देखिएगा। अब जैसे मैं 2 स्टेटमेंट अगर डालूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से क्वेश्चन बनता है, उसके एंगल से अगर आपसे पूछूं, तो आपके सम्मुख में 2 स्टेटमेंट रख रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट में रख रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें स्पोक वाले पहिए देखने को मिलते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खिलौने की गाड़ियाँ होती थी, उसके पहिए स्पोक वाले होते थे, ठोस आकृति के बने होते थे। तो आप देख रहे होंगे कि जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि पहले में कहा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें स्पोक वाले पहिए देखने को मिलते हैं, तो इसलिए गलत है। क्योंकि आपको क्या सीखने को मिला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें स्पोक वाले पहिए देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा क्यों सही है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो खिलौने वाली गाड़ियाँ होती थी, उसके जो पहिए होते थे वो स्पोक वाले होते थे, तो ठोस आकृति के बने होते थे, इसलिए वो सही है। तो ये एंगल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने का एंगल होता है यही होता है। स्टेटमेंट के बेस पे मोस्टली अधिकतम क्वेश्चन स्टेटमेंट के बेस पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा काल में हरियाणा के हिसार जिले के बनौली में स्पोक वाले पहियों का इस्तेमाल होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज अ बुलेट पॉइंट। हड़प्पा काल में हरियाणा के हिसार जिले के बनौली में हड़प्पा काल में हरियाणा के हिसार जिले के बनौली में हड़प्पा काल में हरियाणा राज्य के हरियाणा भारत का एक राज्य है। हड़प्पा काल में हरियाणा के हिसार जिले के बनौली में स्पोक वाले पहियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन यह उत्तर हड़प्पा काल का चरण माना जाता है। उत्तर हड़प्पा काल का चरण क्या होता है? हमने आपको इससे पहले हड़प्पा वाले चैप्टर में बताया है उत्तर हड़प्पा काल क्या होता है। उत्तर हड़प्पा काल वो हड़प्पा सभ्यता के वो स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जारी रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के वो स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जारी रहते हैं, उन्हीं को हम उत्तर हड़प्पा काल के नाम से जानते हैं। एक जो विकसित हड़प्पा के स्थल होते हैं, यानी जब हड़प्पा सभ्यता विकसित थी, विकसित हड़प्पा के समय के स्थल हो गए, और एक हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, यानी हड़प्पा सभ्यता के वो स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी अपनी हड़प्पा सभ्यता से कुछ विशेषताओं को लेकर के जारी रहती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उत्तर हड़प्पा काल के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या आपको हाईलाइट करना है? हड़प्पा काल में हरियाणा के हिसार जिले के बनौली में स्पोक वाले पहियों का इस्तेमाल होता था। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हड़प्पा काल में हरियाणा के हिसार जिले के
बनावली में स्पोक वाले पहियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन यह उत्तर हड़प्पा काल का चरण माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन ये किस चरण में देखने को मिलता है? उस चरण में देखने को मिलता है जब हड़प्पा सभ्यता के बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पतन हो गया था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल थे जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जारी रहते हैं। उसमें से एक आता है हरियाणा का हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले के बनावली में हमें स्पोक वाले पहियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद का है, यानी ये उत्तर हड़प्पा काल का चरण माना जाता है। आई होप डेट क्लास आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।